नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने ली अधिकारियों की बैठक। नोहर विधायक ने पानी चोरी रोकने को लेकर की नया पुलिस थाना सर्जित करने की मांग। नगर परिषद ने डीएवी स्कूल को आवंटित भूमि को किया सीज। आवंटन की शर्तों के उल्लंघन को बताया सीज करने की वजह। जल उपभोक्ता पदाधिकारियों ने सिंचाई विभाग के समक्ष किया धरना आरंभ। 1200 क्यूसेक पानी देने की रखी मांग। राजस्थान राज्य अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ ने प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग। बाबा रामदेव मंदिर में चल रहे मेले का सोमवार को हुआ समापन। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माथा टेक मांगी मनौतियां। और अब समाचार विस्तार से। जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में विधायक चौधरी विनोद कुमार सहित अन्य कस्बों के विधायक भी मौजूद रहे। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नोहर विधायक अमित चचाण ने रासलाना वितरिका में पानी चोरी रुकवाने पर प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि इस बार करीब 325 क्यूसेक पानी चला। इसके तहत अंतिम छोर पर पानी पहुंचा, जहां पहले 15 सालों तक पानी नहीं पहुंचा था। इसके लिए प्रशासन बधाई का पात्र है। इस पर जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि उन्होंने पिछली बैठक में भी इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सिंचाई पानी की चोरी नहीं हो और अंतिम छोर तक पानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि प्रशासन के प्रयासों से टेल तक के किसानों तक पानी पहुंच गया है। प्रभारी मंत्री ने सिंचाई पानी की चोरी रोकने के लिए जागरूक होने के लिए नोहर विधायक को भी बधाई का पात्र बताया। बैठक में नोहर विधायक ने स्थायी रूप से पानी चोरी रोकने के लिए अलग से थाना सर्जित करने की मांग रखी, ताकि अन्य विभागों को ज्यादा मशक्कत न करनी पड़े। इसके लिए जिले से प्रपोजल भेजा जा चुका है। अगर नोहर भादा क्षेत्र के लिए अलग से थाना सर्जित होता है तो पानी चोरी की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकेगा। बैठक में हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, नोहर विधायक अमित चचाण, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी प्रीति जैन, एडीएम अशोक असीजा, एसडीएम कपिल यादव, एएसपी जसाराम बोस, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी, पीआरओ सुरेश बिश्नोई सहित अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स की 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, फ्लैगशिप योजनाएं और अल्पसंख्यक से संबंधित 15 पॉइंट जो प्रोग्राम है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की और उसकी समीक्षा की। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम में जिला अधिकांश सूत्रों में ए ग्रेड प्राप्त किए हुए हैं। कुछ सूत्रों में सी ग्रेड मिला हुआ है। उनको जिला स्तर पर जिलाधीश जी 15 दिनों में हर पखवाड़े में मीटिंग लेकर उसकी समीक्षा करेंगे और उनको बी अथवा ए ग्रेड में लाने का प्रयत्न करेंगे। कुछ सूत्र ऐसे हैं जैसे वृक्षारोपण और एक दो और सूत्र जिसमें टारगेट ज्यादा दिए हुए हैं, उन टारगेट्स को दुरुस्त कराने की आवश्यकता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वृक्षारोपण, इनको दुरुस्त करवाने के बाद में जो है जिला हमारा ए ग्रेड में आ सकेगा। इसके अलावा जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। एक आधे बिंदु को छोड़कर प्राय लक्ष्य से ज़्यादा हमने उपलब्धियां प्राप्त कर रखी। कोविड को लेकर जिले में काफ़ी अच्छा काम हुआ है और आज कोविड के मरीज लगभग शून्य की स्थिति में आ गए हैं। टीकाकरण का कार्य भी लगभग 77% के करीब है और आने वाले समय में कोशिश रहेगी कि टीकाकरण में भी जिला जो है अग्रणी रहे। जहाँ तक गर्मी को देखते हुए पेयजल या आपूर्ति के मामले में जनप्रतिनिधियों ने कुछ मुद्दे उठाए। उसमें ये कहा गया है कि कंटिजेंसी प्लान में प्रत्येक जिलाधीश को 50-50 लाख रुपए की राशि कंटिजेंसी फंड में दी गई है। वो स्वीकृति इनके पास आ चुकी है और उसके माध्यम से कहीं हैंडपंप खोदना हो तो हैंडपंप, कहीं पर यदि ट्यूबवेल बनाना हो तो ट्यूबवेल, अथवा कुछ स्थानों पर जहाँ सोर्स नहीं है वहाँ पर टैंकरों के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से पानी
की आपूर्ति की जाएगी। नहरबंदी को लेकर भी जनप्रतिनिधियों ने कुछ सुझाव दिए थे, तो इसके संबंध में भी सिंचाई विभाग, जलदाय विभाग, जिला प्रशासन मिलकर के ऐसा प्रबंध करेगा कि नहरबंदी के दौरान लोगों को पेयजल की आपूर्ति में कठिनाई न हो। देखिए, संविदा कमेटी मेरी अध्यक्षता में बनी हुई है। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार ने राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। 5 साल तक चली, कोई उसका निस्तारण नहीं हुआ, लेकिन हमारी कमेटी 8 बार मिल चुकी है और अब जो मीटिंग होगी उसमें हम फाइनल रिपोर्ट शीघ्र ही हमारी कैबिनेट को भेज देंगे। उसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये बताने में असमर्थ हूँ। देखिए, राजस्थान में सोलर इरेडिएशन विश्व में सर्वाधिक है, देश में तो है ही। हमारे यहाँ 1,42,000 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से उत्पादित की जा सकती है। हम अगले 3 वर्षों में, हमारा ये लक्ष्य है कि हम 30,000 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से जनरेट करें। इसके लिए अभी 5,000 मेगावाट का MOU हमने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC से किया है। सैकी के साथ अभी 5,000 मेगावाट का एक प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन है और आने वाले समय में कई निजी कंपनियां हमारे पास आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा लक्ष्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है, हम अगले 3 सालों में उसकी पूर्ति कर सकेंगे। जमीन आवंटित हो चुकी है, नक्शे बन चुके हैं, भारत सरकार के कॉरपोरेशन के माध्यम से इसका काम शुरू होगा। बहुत शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर इन दोनों की मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए उपयुक्त समय पर पधारें, ताकि इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। ये अभी आपने बिंदु उठाया, इसकी मैं समीक्षा जांच करूंगा कि कैसे क्या है और क्या हो सकता है। अभी शहरों में भी जल जीवन मिशन की घोषणा हुई है। इसकी जब योजना बनेगी तो उसमें हनुमानगढ़ के वो इलाके जहाँ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है उसको सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। में 2% वैट की कमी की। इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया कि केंद्रीय सरकार ने 33 रुपया पर लीटर एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, उसमें वो कमी नहीं कर रही। डीजल और पेट्रोल के ऊपर जब तक एक्साइज ड्यूटी में कमी नहीं होगी, और अभी नई एक्साइज का जो सेस लगाया है वो तो बहुत खतरनाक है। उसका पैसा तो स्टेट को भी मिलने वाला नहीं तो आज एक्साइज ड्यूटी में भी एक निश्चित हिस्सा स्टेट को मिलता है, लेकिन अब जो सेस लगाया है ये केवल पैसा भारत सरकार को ही मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी 33 रुपये पर लीटर बहुत ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए। हमने 2% वैट कम किया है, इससे 1,000 करोड़ की आय का नुकसान होगा राजस्थान को। और आपके यहाँ जो 2 या 3 रुपये 3.5 रुपये तक की जो अभिवृद्धि है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको बठिंडा से अथवा आसपास से यदि डीजल और पेट्रोल मिल जाए तो आपका डीजल और पेट्रोल पर लीटर लगभग 2.5 से 3, 3.5 रुपये तक सस्ता मिल सकता है। नगर परिषद ने अबोहर बाईपास पर 19 वर्ष पूर्व डीएवी स्कूल को आवंटित की गई भूमि को आज आवंटन शर्तों का उल्लंघन बताते हुए भूमि को सीज कर दिया। भूमि आवंटन करवा आवंटन के नियमों अनुसार निर्माण कार्य नहीं करवाने पर नगर परिषद द्वारा भूमि सीज की कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद के सहायक अभियंता वेदपाल सिंह गोदारा ने बताया कि लगभग 19 वर्ष पहले डीएवी स्नेट स्कूल के लिए अबोहर बाईपास पर भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन विद्यालय प्रबंधन द्वारा 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। सहायक अभियंता ने बताया कि सोमवार को जब वे मौके पर पहुंचे तो निर्माण कार्य की खानापूर्ति आरंभ की जा रही थी। इस पर उन्होंने उस स्थान को सीज कर विद्यालय प्रबंधन को नोटिस भिजवाया है। सहायक अभियंता ने बताया कि भूमि का साइज 513 बाई 422 है। फिलहाल विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर उस जगह को सीज कर दिया गया है। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से डीएवी सैनिटरी पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ को हमने जो 93 के अंदर हमने इनको जगह दी थी करीब 513 बाई 424 फुट, जो कि अबोहर श्री गंगानगर बाईपास रोड हनुमानगढ़ जंक्शन के ऊपर स्थित है। आज इन बातों को करीब 18-19 साल हो गए। जो उनमें लीज डीड जो हमने जारी की थी उस लीज डीड के अनुसार इनको निर्माण
आज आप लोग स्थिति देख रहे हैं, आज मौके के ऊपर आज इनका निर्माण शुरू हुआ है, तो उनके हिसाब से हमने उनको नोटिस दिया और ये हमने आज नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से सीज की कार्रवाई की और DAV को हमने सीज कर दिया। जल उपभोक्ता संघ पदाधिकारियों ने पूरा पानी देने की मांग को लेकर सोमवार से सिंचाई विभाग के समक्ष धरना आरंभ किया है। वाटर एसोसिएशन के काम में दखलंदाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहर के अंदर पूरा पानी दो, पानी दो, पानी दो। जल उपभोक्ता संघ के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर सिंचाई विभाग के समक्ष सोमवार से धरना आरंभ किया। इस मौके पर बोलते हुए जल उपभोक्ता संघ सदस्यों ने कहा कि सिंचाई विभाग किसानों को गुमराह करने पर लगा हुआ है। सिंचाई विभाग 433 RD पर नहर टूटना होना बता रहा है, जबकि जल उपभोक्ता संघ सिंचाई विभाग से ये सवाल पूछ रहा है कि अगर वहां नहर टूटी तो इसके क्या कारण रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब की 386 RD को पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर जानबूझकर 433 पर कट लगाया गया। उन्होंने कहा कि नहर टूटने का कारण अधिकारियों की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग अपनी लापरवाही के चलते किसानों के पानी का संरक्षण नहीं कर पा रहा, जबकि किसानों को वर्तमान में पानी की बेहद आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से किसानों को निर्धारित 1200 क्यूसेक पानी नहीं मिल रहा, किसानों को मात्र 800 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है, जिससे फसलें खराब होने के कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग किसानों से बेजा आबियाना वसूल रहा है। आबियाना के अलावा उस पर ब्याज भी लगाया जा रहा है, लेकिन किसानों को पूरा पानी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को 1200 क्यूसेक पानी नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल उपभोक्ता संघ को कई अधिकार दिए हैं, मगर सिंचाई विभाग उसमें अड़ंगा डाल भ्रष्टाचार फैला रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारी पैसा ऐंठने की नीयत से जल उपभोक्ता संघों को पावरलेस करने पर तुले हुए हैं। ये धरना इस बात के लिए बैठे हैं कि राजस्थान के अंदर 2000 और 2002 के अंदर राजस्थान सरकार ने नियम बना दिए थे कि काश्तकार का जो टोटल काम है पानी का लगाने की जो सुविधा है, जैसे नहर में से पानी निकलता है उसमें 3 चीज़ होती है, एक तो बाराबंदी होती है, दूसरा नाका होता है, तीसरा खाड़ा होता है। ये तीनों काम जो है WO करेगा, न कि ये करेंगे। ये इनकी बार बार हमने गवर्नमेंट में मीटिंग बुला करके भी तय कर दिया था, आमने सामने भी सब अधिकारियों को कर दिया गया था और ये चीफ साहब भी उस मीटिंग में थे, लेकिन ये यहाँ वापस कुर्सी पर बैठते हैं तो उस बात को भूल जाते हैं और हमारे बीच में टांग अड़ाते रहते हैं बगैर मतलब। ऐसे ऐसे नाके साइकिल वाले ने मंजूर किया है कि कोई काश्तकार आगे किसी के खेत में जबरदस्ती पानी डाल दिया, वो उसने दरखास्त दी मेरे खेत से बाहर कर दिया जाए और बाहर न करके यहाँ वो नाका पक्का कर रहे हैं, खाड़ा पक्का कर रहे हैं, इस तरीके के, और बहुत भारी पैसा ले रहे हैं। इतने ज़्यादा पैसा है। हमने उसको कहा था इसको एक्शन को ये क्यों कर दिया, तो उसने कहा कि चीफ साहब ने आधा पैसा चीफ ने दिया, आधा नहीं दिया, अब दो आधा मारो। तो ये क्या सिस्टम है, मेरे तो ये समझ नहीं आता। इनको कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी इनकी व्यवस्था होती है, ये जल उपभोक्ता संघ के अंदर क्यों टांग अड़ाते हैं ये हमारे काम में, जबकि स्पष्ट लिखा हुआ है। और इसके अंदर मीटिंग एक दफ़ा इन दोनों एक्शनों की गवर्नमेंट ने नियुक्त की थी कि अभी आप कमेटी बन के तय करो कौन कितना काम WO करेगा, कितना तुम करोगे। वो कागज़ भी हमारे पास है, उसमें लिखा हुआ है कि हम ये जो राज्य सरकार के जितने आदेश है इसकी पालना करते हैं। उन आदेश में भी यही है कि एक्शन WO की वसूली में काम करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। आज जो हमने यहाँ पर धरना लगाया है चीफ सर के खिलाफ, वो ये है कि 433 RD पर इन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी नहर टूट गई। हमने चीफ सर से ये पूछना चाहा है आज धरने के तहत कि 433 RD पर हमारी नहर क्यों और कैसे टूटी, कैसे इन्होंने पंजाब की 386 RD वाली लंबी डिस्ट्रीब्यूटरी को चलाने के लिए वहां 433 RD पर जो एक कट लगाया गया था और वहां पर पाइपें डाल दी गई थी। ये बात 2 साल पुरानी है, जहां पर कट लगाकर और वो पाइपों को वैसे ही छोड़ दिया गया। अब जब सरिंद का काम चल रहा था तो वो सिस्टम हिल गया, उस वजह से हमारी नहर टूटी है। हम वहां देख कर आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इन्होंने इनकी मंशा थी कि पानी 850 ही दिया जाए, उससे ऊपर किसानों को पानी नहीं दिया जाएगा। तो वो 850 पानी करने के लिए इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा है। उस षड्यंत्र का यहाँ हम भांडा फोड़ने के लिए आए हैं और हम पूरा 1200 पानी लेकर ही यहाँ से जाएंगे। परियोजना अध्यक्ष का चुनाव था, हमने चीफ सर को बोला था कि आप WA की राय लीजिए और फिर एक परियोजना अध्यक्ष आप अपने तरफ से नियुक्त कर दीजिए, पर चीफ सर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो WO के लिए वो परियोजना अध्यक्ष नियुक्त करते। राज्य आदेश होने थे, वो हमारी किताब में साउथवर माथुर की राजस्थान सिंचाई मैनुअल में ये लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में कि कॉलम 36 में पेज नंबर 36 पर ये लिखा हुआ है कि यह नियुक्ति कर ही नहीं सकते। इन्होंने राजनीतिक दबाव में आकर नियुक्ति कर दी। हम चीफ सर से पूछना चाहते हैं कि वो हमारी फाइलें और सब कुछ राजनीतिक वालों को दे आए और फिर वो ही काम करें।
फिर WA का मतलब क्या रह गया? ये चीफ सर बताएं। इसके लिए हमने यहाँ धरना लगाया है। हमें जो अभियान के अंदर जो ब्याज लगा रखा है उसमें गलती किसानों की नहीं है, और वो इन्होंने ब्याज, हम क्यों किसानों से वो ब्याज लें? वो ब्याज माफी दी जाए, और जो हमें मामला इकट्ठा करते हैं उसके लिए हमारे साथ सरकारी कर्मचारी लगाया जाए, और हमें 1200 पानी दिया जाए। इससे पहले हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर राजस्थान राज्य अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ ने सोमवार को ऊर्जा मंत्री BD कल्ला को ज्ञापन सौंपा। दशकों से व्याप्त वेतन विसंगतियां दूर करने सहित 7 सूत्री मांगों के समाधान की मांग को लेकर राजस्थान राज्य अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ ने सोमवार को ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर BD कल्ला को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन के जरिए बताया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान के राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग के राज्य में सहायक प्रोग्राम के 1071 एवं सूचना सहायक के 6655 पद सर्जित हैं। इनमें से कुछ पदों पर सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक पद स्थापित हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य सेवाओं में नियुक्त कार्मिकों स्वर्गों की तुलना में उक्त स्वर्ग के सहायक प्रोग्राम एवं सूचना सहायक पद की वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, दायित्व एवं कर्तव्य वर्षों से वेतन, पदोन्नति, विभागीय कोटा, विशेष कार्य भत्ता एवं नाम से संबंधित कई विसंगतियां विद्यमान हैं। इन विसंगतियों को दूर करवाने के लिए संघ की ओर से पूर्व में सरकार में 25 सितंबर 2018 से 6 अक्टूबर 2018 तक आंदोलन किया गया, हड़ताल रखी गई, किंतु किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। संघ पदाधिकारियों ने वेतन विसंगति दूर कर सहायक प्रोग्रामर पद की ग्रेड पे 4200 एवं सूचना सहायक पद की ग्रेड पे 3600 करने, सूचना सहायक पद की पदोन्नति के अवसर बढ़ाने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की है। आज हमने राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ की ओर से 7 सूत्रीय मांग पत्र माननीय BD कल्ला मंत्री महोदय जी को दिया, जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख मांग के रूप में हमने 3600 पे स्केल बढ़ाने की और अन्य मांगों के रूप में CCL और प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर के पदों में पदोन्नति के नियम सही करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। ये मांगे हम गत 2 से 3 वर्षों से करते आ रहे हैं। हमें उम्मीद है इस बार राज्य सरकार अवश्य हमारी मांगों पर सुनवाई कर हमें उचित लाभ देगी। प्रभारी मंत्री श्री BD कल्ला जी को, और सबसे हमारी जो प्रमुख मांग है 3600 ग्रेड पे के संबंध में और हमारी अन्य 7 सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। और हमारी राज्य सरकार से आशा है कि चूँकि आइए एक टेक्निकल कैडर है, तो इसकी कार्य क्षमता को देखते हुए जो है हमारी ग्रेड पे बढ़ाने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। और अभी वक्त का ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। दुर्गा कॉलोनी के बाशिंदों ने कॉलोनी में संचालित कथित अवैध ऑयल मिल को बंद करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
जंक्शन स्थित दुर्गा कॉलोनी के रिहायशी क्षेत्र में ऑयल मिल का अवैध संचालन रोकने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि दुर्गा कॉलोनी एक आवासीय क्षेत्र है जो कि शहर का हृदय स्थल है, लेकिन वर्तमान में यहाँ कुछ लोगों द्वारा ऑयल मिल का अवैध संचालन किया जा रहा है। यह ऑयल मिल नेहरू स्मृति स्कूल के दोनों मुख्य द्वारों के बीच स्थित है। यहाँ 16 टायरों वाले बड़े वाहन नियमित रूप से आते हैं एवं तेल भराई के लिए बारदाना में उसकी सप्लाई के लिए वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। उसकी वजह से सड़क पर ऑयल गिरता रहता है। ऑयल गिरने से फिसलन होती है तथा आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। इस दौरान यहाँ के बाशिंदों को उस सड़क से निकलना मुश्किल हो जाता है। ज्ञापन के अनुसार ऑयल मिल वाहन चालकों का नियमित तेज आवाज व भद्र वार्तालाप महिलाओं के लिए जीना दूभर कर रहा है। ज्ञापन में उक्त ऑयल मिल को अन्य जगह स्थानांतरित करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में विनोद दादरीवाल, सुशांत कुमार, तरुण कुमार, अनिल कुमार सहित अन्य वार्डवासी मौजूद थे। 4 रोज पहले कुछ वाकया हुआ था। वहाँ एक तेल मिल है, उसमें बड़े बड़े 18 चक्के, 20 चक्के, 25 चक्के के ट्रक आते हैं। रिहायशी इलाके के अंदर सारा दिन ट्रक खड़े रहते हैं, पूरी आवाजाही रहती है। हादसा होने का पूरा संदेह रहता है। वो जो मालिक है वो सुनने में राजी नहीं है, तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। हम पार्ट के कम से कम 30-40 लोग आए हैं, कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है। ये हमारी समस्या को हल करना है। हम तो चाहते हैं जी यहाँ जो ये ट्रैफिक आ रहा है, ये ट्रक आ रहे हैं, ट्राले आ रहे हैं, इनको बंद कराया जाए। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी पड़ेगी। बात तेल मिल है जी, वहाँ तेल भरा जाता है, इंडस्ट्रियल जाना चाहिए। यहाँ इसका क्या काम है? दुर्गा मतलब आवासीय क्षेत्र के अंदर वहाँ बच्चे भी चलते हैं, लेडीज है, वो है, पूरा वागन देते हैं। इलेक्ट्रिक वायरें टूट जाती है, इलेक्ट्रिक वायरें रोज ही टूटती है वहाँ। कहने मतलब रोज वायर टूटती है, कोई ना कोई बड़ा हादसा। मेरे ज़्यादा ऊंचाई पे होती है गाड़ी। अभी 4 दिन जो हादसा हुआ था, अगर हम दुकान पर नहीं होते, रात का समय होता, तो मेरी दुकान जलकर राख हो जाती। मैं इसी बात को, उनके साथ ही मेरी दुकान है, दादरी वाले जी के साथ ही मेरी दुकान है। मेरे भी यही समस्या है, जो तारें टूटी थी उसमें मेरा भी नुकसान हुआ था। तो सारा दिन यही समस्या रहती है। गलियाँ वहाँ थोड़ी छोटी है, छोटी गुलाई भी कम है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है तो सबको तकलीफ होती है। कोई इधर बढ़ जाती है, कोई उधर बढ़ जाती है। लगभग उस पार्टी के पास 10-12 गाड़ी है, तो सभी गाड़ियाँ उस गली में दिन भर घूमती है। कभी लेके जाती है तेल, कभी वापसी लेके आती है, कभी खाली होती है, और तेल भी डुलता रहता है उनका। उससे भी सड़कों पे चिकनाहट हो जाती है। और अभी नई पुली बनी थी, वो भी उन्होंने तोड़ दी। थोड़े दिन पहले बनी थी, वो भी उन्होंने, बड़ी गाड़ी आई तो वो भी तोड़ दी उन्होंने। तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। उस दिन तार टूटी थी तो मेरी भी तार टूटी, मेरा भी नुकसान हुआ। सोचा था चल कोई बात नहीं, पार्टी आदमी है, चलो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। पर अब उसने अति भी कर दी। अब वो लड़ने मरने के लिए तैयार है। और कोई लोग, हम लोग कहते हैं उनको, तो वो कहता है कोई बात नहीं, कोई मर थोड़ा रहा है। ऐसे क्या होता है? ऐसे गाड़ी चलती है, मर जाते हैं तो क्या होता है? बीमा मिल जाता है, क्लेम मिल जाता है। ऐसी टेढ़ी की बातें करता है। आवासीय कॉलोनी है, वहाँ पे सरसों के तेल की फैक्ट्री लगी हुई है, जिससे वहाँ पे जो भी दुकानदार है या जो भी रह रहे हैं उनको बहुत परेशानी होती है। दिल्ली दिन में 3 या 4 टन के 16 चक्के वाला ट्रक आते हैं, जिससे वहाँ पे आवागमन में भी बहुत रुकावट आती है। और इसलिए आज कलेक्टर साहब से मिले हैं, उनको ज्ञापन दिए हैं कि जल्दी जल्दी इसको कहीं बाहर फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया में स्थानांतरित किया जाए, इस फैक्ट्री को आवासीय कॉलोनी से निकाल दें। टाउन स्थित विद्यालय संख्या 2 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक की ओर से टाउन स्थित नई आबादी में 2 नंबर स्कूल में समावेशित शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए मेडिकल कम फंक्शनल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की तथा उन्हें प्रमाण पत्र बनाकर दिए। समग्र शिक्षा विभाग के एपीसी डॉक्टर सुरेंद्र गोयल ने बताया कि CWSN के लिए असेसमेंट कैंप आयोजित किया गया। कैंप में बच्चों को इक्विपमेंट देने के लिए उनके नाप लिए गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा 5 चिकित्सकों की ड्यूटी इस कैंप में लगाई गई है, जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होने पर उन्हें इक्विपमेंट प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि शिविर में 135 बच्चों को लाभान्वित किया गया। जो है वो समग्र शिक्षा हनुमानगढ़ द्वारा जो है वो जिला स्तर पर CWSN के लिए जो है वो असेसमेंट कैंप जो है वो आयोजित किया गया है।
जिसमें बच्चों के लिए जो है इक्विपमेंट्स के माप वगैरह लिए जा रहे हैं। इनको इक्विपमेंट्स की जिनकी ज़रूरत है उनको जो है वो अलीपुर की टीम आई हुई है, वो असेसमेंट करके इनके लिए जो है इक्विपमेंट्स आपूर्ति करेगी। साथ में जो है वो श्रीमान कलेक्टर महोदय के जो है मार्गदर्शन में 5 डॉक्टर्स की टीम जो है वो यहाँ उपस्थित है, जो विभिन्न कैटेगरी के जो बालक हैं उनके लिए जो है वो प्रमाण पत्र और उनकी जो है वो जांच कर रही है। इसमें से मुख्य रूप से डॉक्टर कल्याणी जी हैं, आई स्पेशलिस्ट, डॉक्टर OP सोलंकी जी हैं जो फिजियो के हैं, ENT के डॉक्टर दिलीप यादव हैं, ऑर्थो के जो है डॉक्टर विकास चौधरी हैं और फिजियो जो है वो डॉक्टर संदीप सियार जी जो है यहाँ पधारे हैं। और लगभग 135 बच्चे जो है वो इस कैंप से आज लाभान्वित हो चुके हैं। पिछले 3 दिनों से जंक्शन स्थित ओवरब्रिज के नजदीक बाबा रामदेव मंदिर में चल रहे मेले का सोमवार को समापन हुआ। जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में बाबा रामदेव सेवा समिति की ओर से आयोजित मेले का समापन सोमवार को किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। सुबह 9:15 पर पुजारी ने बाबा की आरती कर भोग लगाया। इस अवसर पर मेला समिति प्रबंधकों ने बताया कि कोरोना के दृष्टिगत सरकार द्वारा निर्देशित सभी नियमों की पालना की गई है। श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजर व तापमान मापने की मशीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी पालना की गई है। इस अवसर पर आशीष पारिक, सुशील डुडानी, शिवपाल, साहिल मेहरा, हनी, जॉनी, जतिन, हिमांशु, दीपक, रोहित शर्मा, हरिकृष्ण, सुमेर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज महाशिव की 10वीं है। हर साल की भांति इस साल भी मेले का आयोजन रखा गया है। श्रद्धालुगण आ रहे हैं। काफी मात्रा में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और आज शाम 7:15 बजे बाबा की महाविशाल आरती होगी, जिसके अंदर पुष्प वर्षा की जाएगी और मंदिर का मुख्य आकर्षण लाइट सजावट है। और शाम को बाबा की आरती के साथ ही मेला संपन्न हो। बाबा रामदेव जी समिति जो अपने हनुमानगढ़ की बाबा रामदेव समिति बनी हुई है, उसके तत्वाधान में एक बड़े भव्य मेले का आयोजन। ये जो अपने जोन का सबसे बड़ा रामदेव जी का मंदिर है और धाम है, जो वहाँ पर लोग जो है अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के आ रहे हैं श्रद्धालु, और बाबा जी से मन इच्छा का वरदान पा करके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इतनी भीड़ लगी हुई है और सभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी सारे नियमों की पूर्ण पालना करते हुए लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे जब ये मेला परवान चढ़ेगा, रात्रि को भोग लगेगा, इसके बाद पुष्प वर्षा भी होगी और इसी तरह लगभग 40 मन के यहाँ पर भोग लगाया गया है, वो भी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के बीकानेर जोन का सबसे बड़ा धाम में जिस तरह के मेले का आयोजन होना चाहिए था, यहाँ की जो समिति है बाबा रामदेव समिति, उनके सभी इतना बढ़िया तरीके से प्रयास किया है और बहुत ही बढ़िया मेले का इसका आयोजन हुआ है। सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर आना चाहिए और रामदेव जी बाबा का दर्शन करके और अपनी इच्छा का वरदान पाना चाहिए। स्काउट गाइड दिवस पर टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। विश्व स्काउट गाइड दिवस पर टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्काउटिंग के जन्मदाता लॉर्ड बेडेन पावेल की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य अनीता शर्मा द्वारा लॉर्ड बेडेन पावेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। प्रार्थना सभा में प्रातः स्मरण, गुरु वंदना, प्रार्थनाएं, भजन आदि प्रस्तुत किए गए। स्काउट गाइड ने रघुपति राज में राजा राम, पति तपावन सीताराम गाकर गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अमीलाल छापोला, घनश्याम शर्मा, प्रदीप शर्मा, गुलशन अरोड़ा, भूपेंद्र कौशिक, पवन स्वामी, बलकरण सिंह, सुमन, गुरप्रीत कौर, इंदु मिड्डा सहित अन्य अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित थीं। लॉर्ड बेडन पावेल का जन्मदिन 22 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस बार विश्व स्काउट दिवस राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में स्थानीय संघ हनुमानगढ़ टाउन की तरफ से मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका
अध्यापिका अनीता शर्मा द्वारा लॉर्ड बेडन पावेल की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें कार्यक्रम में प्रातः स्मरण, भजन, प्रार्थनाएं तथा पवन स्वामी द्वारा क्विज प्रतियोगिता कराई गई। जंक्शन स्थित आजाद वाटिका में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन जारी है। सोमवार को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भागवत कथा का श्रवण किया। अर्पण सेवा संस्थान ट्रस्ट वृंदावन द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जंक्शन स्थित आजाद वाटिका में 21 फरवरी से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन आरंभ हो चुका है। यह कथा 28 फरवरी तक जारी रहेगी। आयोजकों ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होती है। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को कथा वाचन करते हुए कथावाचक नरेंद्र माधव ने कहा कि दुनियावी रिश्ते मिथ्या हैं और ईश्वर से बनाया गया संबंध ही शाश्वत सत्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दुनियावी रिश्तों की बजाय परमात्मा का सिमरन कर उससे अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। कथावाचक ने कहा कि जो लोग सिमरन और लगन के जरिए ईश्वर से अपना संपर्क संबंध बना लेते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आयोजकों ने बताया कि कथा के दौरान कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। तुम्हें सा ठाकुर और न पाया, तुम से ही मैंने ए मेरे गोविंद है मेरे ठाकुर। सारी दुनिया में घूम आई, सब दुनिया में जाके देख लिया, दर दर भटक के देख लिया। है मेरे गोविंद, है मेरे ठाकुर, तुम्हारे जैसा कहीं और नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारा भरोसा है। संसार के रिश्तों को मैंने खूब जाना है। भूल कर के सबको सिर्फ तुमको अपना माना। क्यों? क्योंकि सारे संसार में मैंने जाके देख लिया, सारा जग झूठा है, केवल तू एक सच्चा है। भगवान शंकर ने भी माता पार्वती को कहा था कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सब। ये केवल एक ही सत्य है, और वो सत्य क्या है? वो केवल परमात्मा ही सत्य है। चंद्रशेखर आजाद वाटिका में श्री नरेंद्र माधव जी महाराज द्वारा आज दूसरे दिन कथा वाचन हो रहा है। ये कथा 21 तारीख से 28 तारीख तक चलेगी और 28 तारीख को समापन होगा इसका, इस कथा का। और ये इनके द्वारा इस काल में 6ठी बार कथा की जा रही है। बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छे ढंग से समझा करके भगवान की कथा करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे इस वाटिका में इसी तरह प्रत्येक वर्ष भगवान की कथा होती रहे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।